डियर स्टूडेंट्स, आज आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती जी का राजनीतिक चिंतन के बारे में बताया जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक चिंतन। स्वामी दयानंद ने एक राजनीतिक चिंतक के रूप में विधिवत रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति में भी उनका विचार का विषय रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतया जागरूक थे, अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो भी कुछ लिखा उसी को ही सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया, किंतु उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथास्वरूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। दयानंद जी का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है तथा उनके राजनीतिक चिंतन में जो कुछ भी बातें हैं वो प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 आता है मर्यादित शासन व्यवस्था या विधि के शासन का आग्रह। दयानंद जी की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है, लेकिन एक बात नितांत स्पष्ट रूप से है कि दयानंद जी का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी थी। दयानंद जी ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजापालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की सम्मति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद जी ने शासन की समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया है। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की थी: विद्यासभा, राजसभा तथा धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन की 3 निकायों जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई थी और इन तीनों ही सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना था। दयानंद जी ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा की है कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी एवं न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करें। दयानंद जी सभाध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार दयानंद जी ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजा को मर्यादित शक्तियाँ ही प्राप्त होनी चाहिए। राजा के द्वारा किसी भी स्थिति में निरंकुशतापूर्वक आचरण करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। दयानंद जी के चिंतन में निरूपित राजा मर्यादित शासक है और इस दृष्टि से दयानंद जी को प्रबुद्ध राजतंत्र का प्रतिपादक भी कहा जा सकता है। अगला आता है राजनीतिक चिंतन में समानता और स्वतंत्रता के लिए आग्रह या स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद जी ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य ही किया है। दयानंद जी का विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद जी स्वच्छंदता के समर्थक नहीं हैं। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
दयानंद जी ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास व्यक्त करते हैं। अगला राजनीतिक चिंतन आता है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद जी ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण है, अर्थात व्यक्तियों का लोक कल्याण ही उसका उद्देश्य है। वो राज्य के क्या अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में दयानंद जी ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को भी स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त के संरक्षण, संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्यायसम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। दयानंद जी ने स्पष्ट किया है कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। दयानंद जी के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सदस्य प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण करना है। दयानंद जी ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि शासक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के दयानंद जी राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को मानते हैं, यानी राज्य को वे सभी कार्य करने चाहिए जो प्रजा के कल्याण के लिए उचित है। अगला आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद जी का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी जी से भी पहले दयानंद जी ने गांवों की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया तथा मनुस्मृति के आधार पर ग्रामों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य कर्मचारी अधिकारी हो जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करे। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5 पुरुष रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। इस प्रकार स्वामी दयानंद जी क्या है सत्ता का विकेंद्रीकरण के पर बल देते हैं, यानी सत्ता का क्या होना चाहिए, एक नीचे के स्तर से ऊपर, ऊपर के स्तर से फिर और ऊपर के ऊपर सत्ता क्या होनी चाहिए, हस्तांतरित होती चाहिए, विकेंद्रित होनी चाहिए। और ग्रामों को विशेष बल देते हैं कि ग्रामों की क्या है वो अपने राज्य ग्राम का प्रशासन स्वयं करे। इस प्रकार आज आपको स्वामी दयानंद जी के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह, स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन के बारे में आपको बताया गया है। धन्यवाद।